प्राचीन काल में विश्व की कई सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यताओं के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनका विकास पानी की उपलब्धता पर निर्भर था। सिंधु नदी के किनारे बसे प्राचीन भारत को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्देशीय नौवहन का मानव जाति की प्रगति में एवं राष्ट्र के विकास में एक अहम योगदान है। भारतीय नदियों ने जलमार्गों के माध्यम से व्यापार और यात्री परिवहन की सुविधा प्रदान की, जिससे कई प्राचीन शहरों और औद्योगिक इकाइयों का विकास हुआ। शताब्दी के प्रारंभ में देश के कोने कोने में व्यापक रेल और सड़क नेटवर्क के विस्तार से पहले जलमार्ग ही माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए जीवन रेखा हुआ करता था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 14% हिस्सा लॉजिस्टिक्स में खर्च हो जाता है। इसका लगभग 90% हिस्सा यातायात एवं भंडारण का है। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की, जो देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करने और भारतीय सामान को प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएम गति शक्ति परियोजना इसी उद्देश्य को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़कों पर माल ढुलाई की लागत प्रति टन जलमार्ग से 1.8 गुना ज्यादा है। इसी तरह जलमार्ग परिवहन से उत्सर्जन ट्रकों की तुलना में प्रति टन 9 गुना कम है, जिससे 2070 तक भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। जलमार्ग सबसे किफायती यातायात साधनों में से एक है, क्योंकि उसमें नदियों और नहरों के प्राकृतिक जल प्रवाह का उपयोग किया जाता है। जलमार्ग के लिए भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। ये लागत में कम होने के साथ ही ईंधन की भी बचत करता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत 7,516 किलोमीटर की तटरेखा के साथ न केवल एशिया के सबसे बड़े पोत परिवहन सुविधा युक्त देशों में से एक बना, बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। हालांकि देश में केवल 12 प्रमुख बंदरगाह होने और उनकी खराब कनेक्टिविटी के कारण उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जलमार्गों के विकास की आवश्यकता को समझा और देश के दूर दराज कोनों से प्रमुख बंदरगाहों तक माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए इसकी महत्ता पर बल दिया। उन्होंने भारत में जलमार्ग की संभावनाओं की परिकल्पना की और 2015 में देश भर में 111 जलमार्गों के विकास की घोषणा की। Ours is a government that is investing in waterways in a way that was never seen before. Domestic waterways are found to be cost-effective and environment-friendly way of transporting freight. We aim to operationalize 23 waterways by 2030. माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास को प्राथमिकता दी, जो वाराणसी को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ता है और इसे भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों पर बने जलमार्ग 2 और 16 के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जोड़ता है। वाराणसी में मल्टी मोडल टर्मिनल की आधारशिला 12 अगस्त 2016 को रखी गई और इसे केवल 2 वर्षों में पूरा किया गया, जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। मारुति सुजुकी की नई निर्मित कारों को लेकर 2 जहाजों को एक ट्रायल रन के अंतर्गत हरी झंडी दिखाई गई और उन्हें वाराणसी से हल्दिया तक ले जाया गया। भारत में ही निर्मित मालवाहक जहाज MV रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 पेप्सिको कंटेनरों को लेकर 30 अक्टूबर 2018 को हल्दिया से चलकर अपनी पहली यात्रा मात्र 9 दिनों में पूरी करके वाराणसी पहुंचकर एक नए इतिहास की रचना की। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली 1620 किलोमीटर लंबी है और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। NW1 पश्चिम बंगाल, झारखंड,
बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों हल्दिया, कोलकाता, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज को एक साथ जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है, जो कि माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन जलमार्गों के माध्यम से सीमेंट, लौह अयस्क, कोयला और फ्लाई ऐश, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, रॉक फॉस्फेट, लकड़ी, पत्थर के चिप्स, मैंगनीज अयस्क, कृषि उत्पाद, इस्पात संयंत्रों से तैयार लौह उत्पादों जैसे भारी माल की ढुलाई आसान है, जो कि पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाली है। इससे सड़क और रेलवे का बोझ भी कम होता है। देश में जलमार्ग के माध्यम से माल ढुलाई में विगत कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो कि 2013 में 18.8 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 108.76 मिलियन मैट्रिक टन हो गई। अपने जलमार्ग के जरिए थ्रू वाटरवेज इफ वी कुड कनेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो आवर नेबरिंग नेशन, then it will be a greatest opportunities for our young entrepreneurs, producers, exporters, importers, all the business houses to explore this situation for the benefit of their own and as well as for the country. 1978 में गंगा नदी पर फरक्का में नेविगेशन लॉक की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए जहाजों की आवाजाही सुगम हो गई है। सीमित क्षमता एवं पुरानी तकनीक के कारण यहां जहाजों की आवाजाही में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और विकास अवरुद्ध हो रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के सुचारू रूप से चालू होते ही इस जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिसे पुराना नेविगेशन लॉक पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसी कारण यहां पर एक नए नेविगेशन लॉक स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसे 2023 तक मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इस नए नेविगेशन लॉक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक सिस्टम, मीटर गेट्स, रेडियल गेट्स के संचालन जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया जा रहा है, जो सभी फाटकों को रिमोट कंट्रोल से संचालित करेगा। इससे जहाजों का सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा एवं जहाजों की आवाजाही कम समय में पूरी हो पाएगी। ये परियोजना 2023 में पूरी हो जाएगी। जलमार्ग विकास परियोजना मुख्य रूप से थोक और भारी औद्योगिक माल ढुलाई की पूर्ति करती है, जिससे बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों को मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए जलमार्ग विकास परियोजना 2 शुरू की गई, जो पूरी तरह से छोटे और सीमांत किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादन इकाइयों, बागवानी कारीगरों, आम लोगों, छोटे व्यापारियों, स्थानीय व्यवसायियों और स्थानीय लोगों को समर्पित है। इससे उनकी आजीविका में सुधार आएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्ग विकास परियोजना 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर रहने वाले लगभग 7.5 करोड़ लोगों के लाभ के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण कर रहा है। इन सामुदायिक जेटियों से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा और स्थानीय लोगों का समग्र विकास हो पाएगा। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सादिया से असम के धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को नौवहन योग्य बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू हुई, जिसके अंतर्गत जलमार्ग से देश के भीतरी इलाकों को बड़े बंदरगाहों से जोड़ने की परिकल्पना की गई, ताकि सारे देश को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। दिसंबर 2017 में गुवाहाटी में स्थित पांडु बंदरगाह से 200 टन क्षमता के 2 बार्ज को हरी झंडी दिखाई गई। इसके परिणाम स्वरूप पांडु और धुबरी के बीच सड़क यातायात में 300 किलोमीटर की कमी आई। NW2 में सुरक्षित नेविगेशन के लिए 4 डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्टेशन हैं,
धुबरी, जोगी घोपा, विश्वनाथ घाट और डिब्रूगढ़ तथा 12 फ्लोटिंग टर्मिनल हथसिंगीमारी, धुबरी, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नेमाटी, सिंगजल, बोगीबिल, सखोवा, डिब्रूगढ़, ओरियम घाट और सादिया हैं। इन्हें सीमेंट, इमारती लकड़ी, चाय, कॉफी, तेल, कोयला, रबर, अनानास और विशेष कार्गो की आवाजाही के लिए बनाया गया है। डिब्रूगढ़ से कोलकाता तक जलमार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही 1844 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन आधी सदी के पश्चात इस पर आवाजाही बंद हो गई थी। अब इस जलमार्ग पर माल ढुलाई फिर से शुरू हो गई है। इस पर वृहद आकार और अधिक वजन वाले कार्गो की आवाजाही की सुविधा पुनः सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड और नीपको जैसी कंपनियों को भारी और बड़े कार्गो की आवश्यकता होती है और केवल जलमार्ग ही उन विशेष कार्गो का परिवहन कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना NW2 उनके लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र को हल्दिया और कोलकाता बंदरगाहों से जोड़ने के साथ ही इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से इसी क्षेत्र के भीतरी इलाकों को जोड़ने में भी सफल हुआ है। भूटान से आने वाली एक्जिम कार्गो की आवाजाही ने भी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तथा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से समुद्र तक पहुंच बना ली है। बराक नदी पर बना राष्ट्रीय जलमार्ग 16 भी इन्हीं उद्देश्यों की एक कड़ी है। पांडु को एक मल्टी मोडल अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है, जो कि विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं जैसे ट्रांजिट शेड, हार्ड स्टैंड से लैस है। कार्गो और रेलवे बिजी साइडिंग की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 2 स्तरीय RCC जेटी के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाजों की पहली ड्राई डॉकिंग मरम्मत सुविधा भी पांडु में स्थापित की जा रही है, जिसके पहले चरण में 208 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में जहाजों को ड्राई डॉकिंग के लिए कोलकाता ले जाया जाता है। कार्गो की निर्बाध आवाजाही के लिए 180 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ पांडु बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए एक समर्पित गलियारे के निर्माण की योजना भी है। धुबरी में 46.69 करोड़ रुपए के निवेश से स्थायी रोरो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। धुबरी और हथसिंगीमारी के बीच एक अस्थायी रोरो सेवा शुरू की गई है। रोरो सेवा 220 किलोमीटर के घुमावदार सड़क मार्ग के बदले असम और मेघालय राज्यों के बीच सीधा संपर्क प्रदान करती है। हथसिंगीमारी, निमाती कमलाबाड़ी और मैजान डिब्रूगढ़ से सेंगजन तक रोरो टर्मिनल भी प्रस्तावित है। IWAI ने यात्री परिवहन और माल ढुलाई के लिए असम सरकार को रोरो और रोपैक्स जहाज दिए हैं। भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप असम में माजुली के 144 गांवों और 1,50,000 लोगों का जीवन रोरो और रोपैक्स सेवाओं की शुरुआत के साथ हमेशा के लिए बदल गया है। MV सचिन देव बर्मन और MV रानी गैडिनल्यू ने माजुली द्वीप से निमाती के बीच यात्रा की दूरी को 400 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया है। पूर्वोत्तर भारत रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और अन्य पूर्व एशियाई देशों के विशाल बाजारों के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य इन देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना है, जिसके लिए एक सस्ता, सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात का साधन विकसित करना होगा। इसलिए पूरे पूर्वोत्तर में जलमार्गों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। The Eastern Waterways connectivity, transport grid for regional connectivity with Bangladesh, Nepal, Bhutan and Myanmar will be strengthened to effective regional trade cooperation. इस पूरे क्षेत्र में 190 बिलियन क्यूबिक मीटर का प्राकृतिक गैस भंडार, 900 मिलियन टन से अधिक का कोयला भंडार, 500 मिलियन टन से अधिक का तेल भंडार, लगभग 5000 मिलियन टन का चूना पत्थर के भंडार और देश के कुल वन क्षेत्र का 25% है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आर्थिक और व्यापारिक जीवन रेखा बन रहा है और ये अंतरराष्ट्रीय बाजार का प्रवेश द्वार भी बन जाएगा। The Ministry of Ports, Shipping and Waterways is working day and night to connect the inland waterways with the coastal waterways so that
trade and commerce by reducing the logistic costs can be made available to all parts of the country and our neighboring nation. IWAI दक्षिण भारत में भी जलमार्ग विकास का कार्य कर रहा है, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबी वेस्ट कोस्ट नहर से शुरू होता है। मुख्य खंड के अलावा चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरें भी कोच्चि के औद्योगिक शहर को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ती हैं। ये देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें पूरे मार्ग पर 24 घंटे नौवहन की सुविधा है। कोच्चि में रोरो सेवा ने अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वल्लारपडम से वेलिंगटन द्वीप की ओर जाने वाले ट्रक ड्राइवरों का जीवन आसान बना दिया है। मेक इन इंडिया योजना के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से 2 रोरो और रोपैक्स जहाज MV आदिशंकर और MV CV रमन खरीदे गए हैं, जिसमें 300 टन माल, 1 दर्जन भारी वाहन ले जाने की क्षमता है। इन 2 रोरो जहाजों को केरल सरकार के केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है। रोरो जहाजों MV आदिशंकर और MV CV रमन को विशेष रूप से वेलिंगटन द्वीप और बोलगाटी रोरो जेटी के बीच जलमार्ग द्वारा बंदरगाह से जोड़ने एवं सड़क पर बोझ को कम करने के लिए तैनात किया गया है, जो पर्यावरण अनुकूल है और इससे समय की बचत भी होगी। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 2890 किलोमीटर लंबा है और इसका विकास किया जा रहा है। ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को जोड़ता है। NW4 काकीनाडा, एलुरु, कोमनूर, बकिंगम नहर और दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के माध्यम से कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। गोदावरी नदी खंड महाराष्ट्र में नासिक से लेकर देवलीस्वरम, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश तक फैला है। कृष्णा नदी खंड कर्नाटक में बागलकोट जिले के गलगली से प्रकाशम बैराज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश तक फैला है। NW4 का नहर खंड काकीनाडा नहर, एलुरु नहर, कोमामोर नहर और बकिंगम नहर से मिलकर बना है। काकीनाडा नहर 50 किलोमीटर लंबी है, जो काकीनाडा को राजमुंद्री से जोड़ती है। गोवा में यातायात के लिए नदियों पर जलमार्ग और नावों का जाल फैला हुआ है। इन नौकाओं ने गोवा में अंतर्देशीय जलमार्ग की नींव रखी, जो आज भी जारी है। गोवा में कई नदियां हैं और ये सभी पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिल जाती हैं। पणजी में हाल ही में फ्लोटिंग कंक्रीट जेटी की शुरुआत की गई है और इसी तरह के 2 और जेटियों का निर्माण किया जा रहा है। नौकाओं की आवाजाही के लिए नदी सूचना प्रणाली की योजना बनाई गई है और इसके लिए NWS और NTC-PDWC और IIT मद्रास को DPR बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 111 को गोवा की सबसे बड़ी नदी जुआरी पर विकसित किया जाना है। मांडोवी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 68 और कंबरजुआ नहर पर राष्ट्रीय जलमार्ग 27 राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। ये सभी 3 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत हैं और IWAI ने राज्य भर में यात्री परिवहन और माल ढुलाई के लिए सभी जलमार्गों के उचित रखरखाव की योजना बनाई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की सड़कें भीड़ और ट्रैफिक जैम से बुरी तरह प्रभावित है। इसी का हल निकालने के लिए 12 अंतर्देशीय जलमार्गों की पहचान की गई है, जो वसई, कल्याण, ठाणे और नवी मुंबई को कम लागत वाली शहर परिवहन सेवा से जोड़ेंगे, जो कि इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कालादान परियोजना का उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच होने वाले व्यापार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इस परियोजना में सितवे में कालादान नदी के मुहाने पर एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त म्यांमार में सितवे से पलेटवा तक नदी में कार्गो जहाजों के सुगम परिचालन के लिए नदी की ड्रेजिंग, म्यांमार के चिन राज्य के पलेटवा नदी पर बंदरगाह का निर्माण और भारत म्यांमार सीमा पर पलेटवा से माइकवा तक राजमार्गों का निर्माण शामिल है। भारत और बांग्लादेश एक ही इतिहास से जुड़े हुए हैं। 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से ही दोनों देश घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध है। वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य में
दोनों देशों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत मौजूदा व्यापार मार्गों का उपयोग करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास है, ताकि माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल एवं हर मौसम में परिचालन योग्य परिवहन माध्यम विकसित किया जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल एक देश के अंतर्देशीय जहाजों को दूसरे देश के मार्गों से आवागमन की अनुमति देता है। ये प्रोटोकॉल रूट है: कोलकाता से सिलघाट 1720 किलोमीटर, कोलकाता से करीमगंज बदरपुर 1339 किलोमीटर, धुलियन से अरीचा 270 किलोमीटर, सिलघाट से करीमगंज बदरपुर 1437 किलोमीटर और सोनमुरा दाऊदकंडी 93 किलोमीटर। दोनों देशों में 11 नियमित और घोषित पोर्ट ऑफ कॉल हैं और 2 अतिरिक्त पोर्ट ऑफ कॉल हैं। भारत कोलकाता, हल्दिया, धुबरी, पांडु, सिलघाट, करीमगंज, धुलियन, मया, कोलाघाट, सोनमुरा, जोगीघोपा, त्रिवेणी और बदरपुर, जबकि बांग्लादेश की ओर नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशुगंज, पंगाव, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकंडी, बहादुराबाद, घोड़ासाल और मुख्तारपुर। इस 2704 किलोमीटर जलमार्ग में से भारत के पास 869 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का हिस्सा 1835 किलोमीटर है। जलमार्गों के आगमन ने राष्ट्रीय जलमार्गों 1, 2 और 3 पर विशेष रूप से क्रूज पर्यटन के दायरे को फिर से बढ़ा दिया है। इन क्रूज जहाजों ने पर्यटन स्थलों जैसे वन्यजीव अभयारण्य, पर्यावरण पर्यटन, हिल स्टेशन, झीलें, ऐतिहासिक स्मारक और वाराणसी के गौरवशाली घाटों को एक साथ जोड़ा है। पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्थान नीनी की स्थापना अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए की गई थी। नीनी मैनिंग अंतर्देशीय जहाजों के संचालन और मरम्मत और रखरखाव के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये संस्थान हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, ड्रेजिंग और मॉर्फिंग पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को संचालित करता है। राष्ट्रीय जलमार्गों को नौवहन योग्य एवं परिचालन योग्य बनाने से व्यापार तथा व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय समुदाय समृद्ध होगा, माल ढुलाई और यात्री परिवहन सुव्यवस्थित होगा, पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक तथा खनन इकाइयों के बल्क कार्गो को निर्बाध रूप से परिवहन करने में मदद करेगा। इससे पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।